लोगों को पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो जो आज हम प्रश्न आपको दे रहे हैं उस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और इसी में से आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। देखिए, इसमें आपको यह बताना है कि किरण आरेख बनाना है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा, देखिए वास्तविक और बड़ा बनने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख बनाइए कि वस्तु को हम कहाँ रखें कि प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बने और बड़ा बने। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्नेल का नियम, परावर्तन का नियम तथा या तीसरा अपवर्तन का नियम। प्रश्न नंबर 3 है, लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। देखिए, लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस को परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है। दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी 2 सेमी लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें 5 नंबर का आपका आएगा और इसमें ये देखिए, बस इसकी संख्या, जो संख्या है ये संख्या बदल सकता है, लेकिन प्रश्न इसी तरीके से आएंगे। तो आपको 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u के अवतल दर्पण के सूत्र से ये सवाल लगाना है। v जो है प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, या फोकस दूरी। जैसे देखिए यहाँ पे फोकस दूरी 15 हो गया तो यह बराबर 15 सेमी। ठीक है, यहाँ देखिए दर्पण से 30 सेमी दूरी पर, तो ये हमारा रखी वस्तु u हो गया 30 सेमी, ये वस्तु की लंबाई हो गई 2 सेमी। तो इस तरीके से इसी सूत्र से ये सवाल लग जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण निवारण कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे दूरदृष्टि दोष लिखना है। देखिए, आंखों में जो दोष पाए जाते हैं, जो कमियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती है। किसी को दूर की दिखाई देती है तो पास की दिखाई। इसमें दो प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण निवारण कैसे होता है। प्रश्न नंबर 6 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण और निवारण। तो देखिए स्टूडेंट, निवारण के लिए हम आपको बता दें कि आप हमारा एक ट्रिक याद रखिएगा, नाडू। न से निकट दृष्टि दोष, न से निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अ से अवतल का यूज करेंगे, और द से दूर दृष्टि दोष, तो उ से क्या हो जाएगा, उत्तल। देखिए फिर से समझ लीजिए, नाडू आप लिख लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में क्या होगा, अवतल की जगह उत्तल लिख देंगे, उत्तल की जगह अवतल। तो नाडू लिख दीजिएगा। निकट के लिए न से निकट, अ से अवतल, द से दूर, उ से उत्तल। इसी लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। प्रश्न संख्या 7 है, टिप्पणी रेटिना के कार्य। देखिए, जो आंखों पर जो प्रतिबिंब, जो इमेज होता है, वह रेटिना पर ही बनता है, रेटिना पर ही बनता है। तो यहाँ पे रेटिना के कार्य, दूसरा नेत्र की समंजन क्षमता, तीसरा वर्धनता, चौथा प्रकाश के प्रकीर्णन, ये इनके कार्य के बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 8 है,
ओम का नियम तथा सत्यापन, कि ओम के नियम बताइए और उनके सत्यापन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, टिप्पणी लिखना है घरेलू वायरिंग में फ्यूज का उपयोग। जो घरेलू वायरिंग होता है, जो उसमें फ्यूज लगता है, उसका उपयोग। और दूसरा है, किसी तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 10 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े 2 या 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र का निगमन करना है। देखिए ये सूत्र जो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश, मतलब इसी सूत्र का आपको निगमन करना है। इसमें समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध जुड़े रहेंगे, तो इसके लिए आपको ये सूत्र का निगमन करना है। श्रेणी क्रम में जुड़े, प्रश्न संख्या 11 है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। अब देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है कि जब हम लोग एक ही तार में जुड़ा रहे हैं, ये हमारा श्रेणी क्रम है, ये श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो इसके लिए आपको क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग छोड़िएगा मत। जितना हम आज आपको इसमें बता रहे हैं, उसे किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, बस इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप पेपर में 70 में 70 करके आएंगे, 70 में 70 आप करके आएंगे और पूरा नंबर आपको मिलेगा। चल, संख्या 12 है, आपको टिप्पणी लिखना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इन तीनों में से एक प्रश्न, 2 प्रश्न जरूर आएगा, इसे छोड़िएगा मत, इसे जरूर पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 है, किसी अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। देखिए अब यहाँ पे अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा आपको किरण आरेख बनाना है। वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर स्थित हो या जब वस्तु 2f पर हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर कार्यकारी बल के परिमाण का सूत्र बताइए। देखिए प्रश्न संख्या 14 जो है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर कार्यकारी बल के परिमाण का सूत्र लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है, किसी परिपथ में, ये स्टूडेंट 6 नंबर के प्रश्न है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए तथा नियम लिखिए दैनिक जीवन में इस परिघटनाओं का व्यवहारिक अनुप्रयोग बताइए। देखिए क्या पचाने में कौन कौन मदद करता है, वो सभी चीज को इसमें लिखना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका दीर्घोत्तरी 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है कि विकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा उनकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए मानव में लिंग निर्धारण का जो आप लोगों को प्रक्रिया का वर्णन करना है, कि ये हो गया नर और ये हो गया मादा। तो नर में यक्ष वाई होंगे गुणसूत्र और मादा में यक्ष होगा। और यहां से
ये देखिए यक्स यक्स मिलेगा तो गर्ल गर्ल पैदा होगी, और यक्स वाई मिलेगा तो बॉय होगा। तो यही आपको पूरा डीपली अच्छे तरीके से लिखना है। मानव के नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए नर जनन तंत्र में क्या क्या है, वृषण है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, इन सब के बारे में इसमें वर्णन करना है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क विखंडन, ख पुनरुद्भवन, ग मुकुलन। प्रश्न संख्या 22 है, जीवाश्म क्या है? जैव विकास के प्रमाण के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 23, पौधों में जल, खनिज लवण एवं भोजन के परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। पौधों में जल और खनिज, देखिए जल याद रखिएगा, पौधों में जो जल होता है वो जाइलम ऊतक के द्वारा पूरे पौधों में क्या पानी जल पहुंचता है, और जो फूड होता है, भोजन होता है, वो फ्लोएम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक याद रखिएगा। ज से जाइलम, ज से जल। जाइलम पूरे शरीर में, पूरे पौधों में जल को पहुंचाता है, और फ्लोएम भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाता है। स्टूडेंट, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब प्रश्न संख्या 24, पादप हार्मोन क्या है? किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। देखिए पादप हार्मोन क्या है और किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 25 है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए तथा इनके कार्य समझाइए। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न के कार्यों का उल्लेख कीजिए। लसिका के कार्य और यकृत के कार्य। प्रश्न संख्या 27 है, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए मानव हृदय, मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय, तो 4 चेंबर होगा। इसी के अनुप्रस्थ काट का आपको संरचना बनाना है और वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 28 है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताना है और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं का वर्णन करना है। स्टूडेंट, इतना जो हम आपको आज आपके लिए लाए हैं, इसे आप जरूर पढ़िएगा। आप देखेंगे पेपर में, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो बताया था उसी में से आया है। तो इसे आप जरूर पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 29 है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र तथा वर्णन करिए। मनुष्य के मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है और वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में अंतर बताइए। पहला आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन, दूसरा धमनी तथा शिरा, और तीसरा रुधिर तथा लसिका। स्टूडेंट, ये अंतर जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें 100% कह रहे हैं कि इसमें जरूर आएगा। और अगर ये जितना आज हम आपको बताए हैं इतना तैयार कर लेंगे तो आपका 70 में 70 आपका पक्का है कि आ जाएगा। और रसायन विज्ञान, ये हमने इसके पहले वीडियो बनाया है, उसके लिए उसका हम लिंक दे देंगे और उसे आप देख लीजिएगा। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।